Thank you very much, Sapna Ben, for the introduction. बहुत सही बहन ने बताया कि सोशल स्किल्स सचमुच कितना पेशेंस को या साथी जो काम करने वाले होते हैं उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट डालता है, जिसको दूसरे शब्द में भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम कहें तो वो है व्यवहारिक कुशलता। सोशल स्किल्स माना व्यवहारिकता या व्यवहारिक कुशलता, और ये व्यवहारिक कुशलता हर जगह चाहिए। जो हमारा एक चारित्रिक पार्ट है उसको हाईलाइट करता है, हमारे संस्कारों को हाईलाइट करता है। परंतु शायद आधुनिक दुनिया में जीते हैं, आधुनिकता इंसान के अंदर आ जाती है तो वो संस्कारिक विरासत जो है उसको हम भूलते जा रहे हैं, या वो हमारे स्वभाव में से कहीं लुप्त तो नहीं होती जा रही है। और व्यवहारिक कुशलता के बजाय कहीं हम वही शुष्क सूखे रुखे जिसको कहे मनोवृत्ति या व्यवहारिकता में आ जाते हैं। लेकिन उससे न सिर्फ स्वयं को तकलीफ होती है, उससे आसपास परिवार के अंदर सब जगह तकलीफ पहुंचती है, जिसका रियलाइजेशन कभी व्यक्ति को हो या न हो। लेकिन ये व्यवहारिक कुशलता कई बार एक जादू का काम कर देते हैं। ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स हमारे सामने ले आते हैं कि सचमुच जो पेशेंट्स नाउम्मीद होते हैं उनके अंदर भी उम्मीद जागने लगती है। और ये व्यवहारिक कुशलता के लिए मैं मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 4 बातों के ऊपर विशेष ध्यान खिंचवाना चाहती हूँ, जिसको हम कहेंगे ABCD ऑफ सोशल स्किल्स। ABCD। ए अर्थात एटीट्यूड, कि हमारा एटीट्यूड कैसा है, कैसा होना चाहिए। क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र पर है जहां डॉक्टर्स को सभी लोग समाज के नेक्स्ट टू गॉड समझते हैं। भगवान का एटीट्यूड कैसा होता है, और अगर हम परमात्मा की वो क्रिएशन है, वो शक्ति अगर हमें उपलब्ध है, तो वो शक्ति के आधार पर हमारी एटीट्यूड कैसी होनी चाहिए। कई जगह हम सभी ने ये बात पढ़ी है, और कई लोगों ने तो अपने डेस्क पर, अपने नोटिस बोर्ड पर भी ये बात लगाई हुई है कि जीवन के अंदर अगर 100% सक्सेस अगर इंसान चाहता है तो A to Z को ले ले, 1 2 3 4 करके 26 उसको दे दे। हार्ड वर्क लगाए तो भी 100% नहीं होता है, कुछ कमी रह जाती है, उसमें भी उसके एडिशन करे नंबर्स को। अगर नॉलेज को ले लिया जाए तो भी 100% नहीं होता है, स्किल्स को ले लिया जाए तो भी 100% नहीं होता है। लेकिन एटीट्यूड अगर सही है तो एटीट्यूड का टोटल मिलाकर 100% होता है। यानी द राइट एटीट्यूड जितना हमारे पास है, ये भी एक प्रकार का वरदान है। जीवन में सफलता का डेफिनेशन क्या है? सफलता का डेफिनेशन
कोई डिग्रीज प्राप्त कर लेना, भौतिक चीजों को हासिल कर लेना, बड़ा हॉस्पिटल बना लेना, कोई बड़ी पोस्ट पोजीशन को प्राप्त कर लेना, इसी को ही सफलता नहीं कही जाती है। सफलता अर्थात एक फुलफिलमेंट, जो सेवा का कार्य हम करते हैं उससे स्वयं को एक आत्मसंतुष्टि कितनी प्राप्त होती है, हमारे सेवा के कर्तव्य से सामने वाले को आत्मसंतुष्टि कितनी प्राप्त होती है। सो वेयर एवर देर इज द फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, वो सफलता का एक नाप लिया जा सकता है। और इसलिए कहा कि आज व्यक्ति यही एटीट्यूड के सहारे कहां से कहां पहुंच जाता है, क्योंकि राइट एटीट्यूड से वो कई लोगों का दिल जीत लेता है। और तभी लोग ऐसे गैदरिंग में भी उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति छिपे नहीं रह सकते हैं। जिसके अंदर व्यवहारिक कुशलता है तो वो व्यवहारिक कुशलता वाला व्यक्ति ही सही अर्थ में कर्मयोगी बन जाता है। हमें खाली योगी नहीं बनना है, हम इस संस्था में भी जब आते हैं तो सबसे पहले हमें यही व्यवहारिक कुशलता, यही एक दैवी लक्षण सिखाया जाता है कि हमारा सर्व के साथ भाव कैसा होना चाहिए। एटीट्यूड को दूसरे शब्द में कहते हैं मनोवृत्ति। वृत्ति कैसे बनती है? वृत्ति बनती है वृत्त। वृत्त माना एक सर्कल। जिस प्रकार की हमारी थिंकिंग पैटर्न्स होती है और वो थिंकिंग पैटर्न जैसे बार बार चलती रहती है, उससे एक वृत्त तैयार होता है और वो वृत्त वो हमारी मनोवृत्ति का एक हिस्सा बनने लगता है। इसीलिए विचारों से वृत्ति बन जाती है। तो हमारी विचारों की क्वालिटी कैसी है? जो सवेरे हमने देखा, विचारों की क्वालिटी जैसी होगी वैसा ही हमारा एटीट्यूड बनेगा और उसी एटीट्यूड से कहीं पर भी सफल होना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि ऐसे गैदरिंग्स में, सोशल गैदरिंग्स में कहीं पर भी व्यक्ति कोई शादी में, पार्टीज में भी जाते हैं और एक बात तो अवश्य पूछते हैं, कैसे आपकी तबीयत ठीक है? एक दूसरे से मिलते हैं और उसमें खास करके किसी की शारीरिक रूप से तबीयत ठीक नहीं होती है, उसके बारे में तो जरूर पूछताछ करते हैं। कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हैं, क्या चल रहा है ट्रीटमेंट, इस प्रकार की बातें अवश्य होती है। और उस समय अगर वो व्यक्ति का एटीट्यूड ठीक नहीं है, जैसे बहन ने बताया, तो उसके बारे में वो चर्चा क्या होगी? उससे उसके जीवन के अंदर सक्सेस कितना प्राप्त होगा? क्या दूसरों को इंस्पिरेशन मिलेगी ऐसे डॉक्टर के पास जाने के लिए? इसलिए जब नेक्स्ट टू गॉड है तो एटीट्यूड को भी इतना विशाल और इतना सुंदर बनाना होता है कि जिससे हम एक ऐसी दुनिया बना ले कि जिस दुनिया के अंदर हर एक वो प्यार का अनुभव करे, वो सहानुभूति का अनुभव करे और हर एक को हमसे कुछ प्राप्त हो, ऐसा अनुभव हो। दूसरा शब्द जो मैंने कहा बी माना बैलेंस। जीवन के अंदर बैलेंस बहुत जरूरी है। हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप पेशेंस के साथ इतना घुल मिल जाओ, नहीं, एक बैलेंस अवश्य हो और वो बैलेंस के आधार पर अपने लाइफ को चलाएं। लव एंड लॉ का बैलेंस हो, जहां आप खाली एक प्रेम से ही ट्रीट करते जाएंगे तो भी शायद नुकसान होगा। कहीं कहीं पर फर्मनेस भी बहुत आवश्यक है। जितना फर्म होकर के कोई सिचुएशन में उसको हैंडल करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति उतना ही रिस्पेक्ट के साथ उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो
राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस हो, लव एंड लॉ का बैलेंस हो, इस प्रकार जो भी क्वालिटीज है, फर्मनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी का बैलेंस हो, दृढ़ता भी इंसान के अंदर हो, लेकिन इतना ही व्यक्ति फ्लेक्सिबल भी अपने आप में हो जाए कि जहां उसकी जरूरत होती है जिस स्वरूप की, उस स्वरूप को वो अपना ले। प्रैक्टिकली ब्रह्मा बाबा के अंदर आज अगर इन्होंने इतनी बड़ी एक संस्था, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लिया है कि हमें गर्व होता है कि आज संसार के अंदर 122 देशों के अंदर ब्रह्मा कुमारीज की ब्रांचेस है और द लार्जेस्ट लेडीज मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहां कहा जाता है कि दो बहनें संसार में एक घर में इकट्ठी नहीं रह सकती है, यहां अगर 25,000 बहनें इकट्ठी मिलकर के अगर एक कार्य कर रही है तो ये इंस्पिरेशन देने वाला वो सोर्स जो है कितना पावरफुल होगा। उन्होंने अपने जीवन से ऐसी कौन सी इंस्पिरेशन दी होगी जो इतने लोगों को उस ढांचे में डाल दिया कि आप जितनी भी बहनों को, यहाँ समर्पित भाई बहनों को आप देखते हैं, सभी उसी ढांचे में ढले हुए हैं, कोई एक दूसरे से भिन्न है ही नहीं। आज घर के अंदर आप सभी अनुभवी है, घर के अंदर दो जवान बेटे को अगर चलाना हो तो कैसा होता है, उनको अगर सही रास्ता दिखाना पड़े आपको तो भी कितना तकलीफ महसूस होती है। और यहां इतने सारे नौजवान हैं और प्रिंसिपल लाइफ में अगर चल रहे हैं तो सोचो वो इंस्पिरेशन का सोर्स जो होगा कितना पावरफुल होगा, कि जिन्होंने इतने लोगों को अपने समान बना दिया। एक गुरु अपने पीछे 2-4 चेले को अपने समान बना लेता है, लेकिन यहां 20, 22, 25 हजार भाई बहनें अगर जीवन को कुर्बान कर देते हैं तो वो सोर्स कैसा होगा, जिनके जीवन के अंदर आप कल इनके जीवन के बारे में सुनेंगे कि जिनके जीवन के अंदर यही बैलेंस सबसे बड़ी कला थी, कि जहां प्रिंसिपल्स की बात आती थी तो नो कॉम्प्रोमाइजिंग, प्रिंसिपल्स के ऊपर इतना स्ट्रिक्टली चलाया, जो आज वो स्ट्रिक्टनेस यहां भी देख रहे हैं, जहां सेंटर्स पर आप जाते हैं वहां भी बहनों के अंदर देखते होंगे। और साथ ही साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी है। तो ये बैलेंस जो उनके जीवन में आया वो कहां से आया? तो इसलिए कहा कि आप भी एक ऐसे प्रोफेशन में हैं, जैसे बहन ने कहा डबल डॉक्टर बनने की प्रेरणा देते थे हर एक को। जब हमें भी लोग देखते हैं तो यही कहते हैं आप स्पिरिचुअल डॉक्टर तो है ही, हमारे मन का इलाज कर देते हैं, हमारे आत्मा का इलाज कर दिया आपने, आंखें खोल दी हमारी, एक ऐसा जहान का दर्शन करा दिया जो आंखें ही हमारी खुल गई, ब्रेन्स ओपन हो जाते हैं हर एक का। कहने का भावार्थ है कि बैलेंस एक ऐसी कला है कि जिस बैलेंस से जीवन के अंदर सफलता को प्राप्त करना आसान हो जाता है। बाबा की एक बात हमेशा याद आती है शिक्षा के रूप में कि बच्चे जहां बैलेंस होंगी वहां ही ब्लेसिंग्स मिलेगी, और बैलेंस और ब्लेसिंग्स के माध्यम से ही आप एक ब्लिसफुल लाइफ को लीड कर सकेंगे। बैलेंस है जीवन के अंदर और उस बैलेंस से चल रहे हैं तो सामने वाले के अंतःकरण से वो दुआ निकलती है। अभी गीत में भी हमने बहुत सुंदर शब्द सुना कि दवा और दुआ, ये दो के आधार से आपका प्रोफेशन चल रहा है। खाली दवा भी काम नहीं करती है, दवा के साथ साथ दुआ, जितनी गुड विशेस आपकी पेशेंट्स के प्रति है, जितने अंदर के वाइब्रेशंस पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस ज्यादा हील करने का कार्य करता है। ऊपर आप लोग जाएंगे ग्लोबल हॉस्पिटल में, यही एक प्रयोग जो नित्य चलता है, मेडिकेशन एंड मेडिटेशन, या जिसको दूसरे शब्द में कहे तो दवा और दुआ। दुआ
दवा से भी ज्यादा रिजल्ट्स को ले आता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को ये साल के लिए ये मंत्र दिया है। ये साल के लिए हमारी जो मुख्य साल का जो मंत्र है वो है दुआ देना और दुआ लेना। ऐसा कर्म करो जो दुआ स्वतः देते जाओ, गुड विशेस हर एक के प्रति ब्लेसिंग्स बन जाए। और ऐसा कर्म करो कि सामने वाले के अंतकरण से भी दुआ ही निकले, क्योंकि सबसे बड़ा खजाना अगर जीवन के अंदर है तो वो है दुआओं का खजाना। ये कवच बन जाता है। कई बार आप लोग ऐसे केसेस आपके सामने आते हैं, एक्सीडेंट के केसेस आते हैं, और कई लोग आपको बताते भी होंगे कि भाई साहब ये एक्सीडेंट जब हुआ था तो ऐसी कंडीशन में कि देखने वाले तो यही कहते थे कि इसमें कोई बच नहीं सकता है, लेकिन एक मिरेकल हो गया जो ये आपके पास आ गए हैं और आपने इसको बचा लिया। लेकिन उस वक्त आपके मुख से भी यही निकलता है शब्द, ऊपर वाले की दुआ ज्यादा है, ऊपर वाले की दुआ अधिक है आपके ऊपर, इसलिए आप बच गए, हम तो निमित्त बन गए। ये शब्द जरूर निकलता है, लेकिन ऊपर वाले की दुआ भी क्यों हुई इसके ऊपर? क्योंकि जरूर उसका कर्म कोई ऐसा होगा जिसने दुआएं कमाया हुआ था, वो दुआओं की शक्ति ने उसको बचाया। कई बार डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने के बाद यही कहते हैं, पता नहीं एक मिरेकल हो गया, कैसे ये व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ हम लोग खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि कैसे ये हुआ। कहने का भावार्थ कि सेकंड जो कंपोनेंट है वो है बैलेंस। जीवन में बैलेंस जहां है वहां ब्लेसिंग्स के पात्र बन जाना, और उसका प्रमाण जो है वो है ब्लिसफुल एक्सपीरियंस, एक ब्लिस का एक्सपीरियंस, कि वो ऑपरेशन करने के बाद भी थकावट का अनुभव न होना, या ट्रीटमेंट के बाद भी एक लाइटनेस की फीलिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। तीसरा जो कंपोनेंट है हम उसको कहते हैं कंपैशन, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट। सी, जहां अंदर में दया भाव है, कंपैशन है, क्योंकि कंपैशन के बिना ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है। साथ ही साथ कोऑपरेशन, टीम वर्क हो करके आप कुछ करते हैं। कोऑपरेशन से कोई भी कार्य सहज सरल हो जाता है, और वहां एक कमिटमेंट अपना बन जाता है। तो ये 3 सीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो लोगों के अंदर एक उम्मीद जागृत कर देता है कि आपका कमिटमेंट को देख करके वो लोग समझ जाते कि नहीं, ये डॉक्टर जरूर करेंगे। कोऑपरेशन जो टीम वर्क है, क्योंकि अकेला डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसकी टीम सही ना हो। उसकी टीम अगर सही है तो हल्कापन महसूस करता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग यही कहते हैं कि सहयोग देना और लेना ये एक दैवी लक्षण है, और सहयोग न देना न लेना ये एक आसुरी लक्षण हो जाता है। सहयोग देने की जहां भावना, लेने की जहां भावना होती है, वहां टीम वर्क बहुत सुंदर रीति से कार्य करता है। इसके ऊपर एक छोटा सा जोक याद आता है कि एक बार शर्मा जी वर्मा जी थे, दोनों की प्रकृति में बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन बहुत अच्छी दोस्ती थी। शर्मा जी का नेचर जो था वो लेना अधिक जानते थे, देने में मानते नहीं थे। लेकिन वर्मा जी का नेचर ऐसा था, हमेशा देने में वो खुशी अनुभव करते थे, वो देते ही जाते थे। शर्मा जी लेते ही जाते थे, उसको लेने में ज्यादा खुशी मिलती थी। एक दिन दोनों कहीं बोटिंग के लिए जा रहे थे, और बोटिंग करते करते शर्मा जी थोड़ा झुके पानी में तो गिर गए, डूबने लगे, तैरना आता नहीं था।
हाथ पैर मारने लगे। तो वर्मा जी ने जैसे ही देखा तो वर्मा जी ने कहा, शर्मा जी हाथ दो, आपका हाथ दो। वो सुन ही नहीं रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे। फिर से कहा, शर्मा जी हाथ दो आप अपना, मैं आपको खींच लूंगा। फिर भी शर्मा जी सुने ही नहीं। फिर अचानक याद आया वर्मा जी को कि शर्मा जी को तो लेने की आदत है, देने की आदत नहीं है। कहा, शर्मा जी मेरा हाथ ले लो, मेरा हाथ ले लो, मैं खींच लूंगा आपको। जब ये कहा तब शर्मा जी ने सुना और हाथ ले लिया और बच गए। कहने का भावार्थ ये है कि जीवन के अंदर देने की भावना जो है वो बहुत बड़ी इंसान को बना देती है। और इसलिए कहा, कोऑपरेशन जहां है, जहां सहयोग दे देते हैं हम अपना, वहां सहयोग स्वतः मिलता भी है। जैसे सुबह में ये सुना था कि कोऑपरेशन बिगेट्स कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट। जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। अगर हम दूसरे का सहयोग चाहते हैं, एक टीम स्पिरिट क्रिएट करना चाहते हैं अपने स्थान पर, तो जितना सहयोग देंगे उतना ही हमें सहयोग रिटर्न में प्राप्त होगा। और चौथा कंपोनेंट जो है वो है बहुत सुंदर, डिटैचमेंट। डी फॉर डिटैचमेंट एंड डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन लीड्स टू सक्सेस, यही कहते हैं, इट्स द की टू सक्सेस। लेकिन डिटर्मिनेशन भी हो, साथ में डिटैचमेंट भी हो। ये जरूर है, केयरिंग भी रहना है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर बहुत सुंदर बात बताई जाती है कि प्यारा भी बनना है, लेकिन न्यारा भी होना आना चाहिए। डिटैच होने की भी एक कला है। अगर अटैचमेंट क्रिएट हो जाए तो फिर तो शायद हम कर्म ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए डिटैचमेंट की जितनी कला स्वयं के अंदर विकसित करेंगे, उतना न्यारा रह करके आप हर चीज को देख सकेंगे कैसे हो रहा है, और एक निष्पक्ष रूप में आप अपना डिसीजंस ले सकेंगे। यही भावना से ट्रस्टीशिप की वृत्ति को हम डेवलप कर सकते हैं। जो ट्रस्टीशिप की भावना आज व्यक्ति को सच्चा कर्मयोगी बना देती है। जैसे एक बैंक में कैशियर है, सारे दिन भर में करोड़ों रुपए आते हैं और जाता है, लेकिन कितना डिटैच होकर के देना और लेने का कार्य करता है। अगर वहीं उसको अटैचमेंट हो जाए उस पैसे से और वो देना न चाहे, गड़बड़ हो जाएगी। कहने का भावार्थ है कि डिटैचमेंट, ये इसी कला ने तो राजा जनक को कितना महान बना दिया। याद आता है कि एक बार अष्टावक्र जी राजा जनक की सभा में गए थे। राजा जनक ने एक प्रश्न पूछा था, विद्वानों की सभा थी, कि मुझे एक सेकंड के अंदर कोई बताए जीवन मुक्ति क्या होती है, कोई डिफाइन कर दे, एक सेकंड में प्रैक्टिकली बता दे कि जीवन मुक्त अवस्था किसको कहा जाता है। कई विद्वान खड़े हुए, बड़े बड़े भाषण आरंभ कर दिए। राजा जनक ने कहा, मुझे एक सेकंड में प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए। जब ये बात कही, अष्टावक्र जी वहां पर पधारे और सारी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र जी खुद भी हंसने लगे। राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अष्टावक्र जी क्यों हंस रहे हैं, सभी उसको देख करके हंस रहे हैं, लेकिन अष्टावक्र जी खुद क्यों हंस रहे हैं। तब उन्होंने सवाल पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं, आपके हंसने का कारण बताएंगे। तो अष्टावक्र जी शांत हो गए और पूछा, ये सभा किस लिए हंस रही है, ये कारण मैं जान सकता हूं। तो कहा, किसी ने खड़े होकर के आपका जो स्वरूप है उसको देख करके हंस रहे हैं। तो अष्टावक्र जी ने राजा को कहा, माफ करना, मैंने सुना था कि आपकी सभा विद्वानों की सभा है,
मुझे ये नहीं पता था ये चमारों की सभा है। बड़ा इंसल्ट फील हुआ कि आपने ऐसे कैसे कह दिया। कहा आपने मेरी चमड़ी को देखा, आत्मा को नहीं देखा कि ये आत्मा भी कितना ज्ञानी हो सकता है। सब शांत हो गए। राजा जनक ने कहा आप ज्ञान बताइए 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का। कहा मैं समय पर दूंगा। ठीक है, सभा विसर्जित हुई। राजा ने अपना एक घोड़ा मंगाया, शिकार जाना था उनको। जैसे ही घोड़ा मंगाया और चढ़ने गए, एक पैर घोड़े के ऊपर था, एक पैर जमीन पर था कि अष्टावक्र ने दूर से आवाज लगाई, ठहरो राजा, इस वक्त कहां हो? राजा सोच में पड़ गए, जमीन पर होते हुए जमीन पर नहीं हूं, घोड़े पर होते हुए घोड़े पर नहीं हूं। का यही तो जीवन मुक्ति का ज्ञान है। जहां रहते हैं वहां रहते हुए भी नहीं, और नहीं होते हुए भी वहां होना, इसी को तो डिटैचमेंट कहा जाता है। और इसी ज्ञान को देने के बाद जब उस बात को जीवन में प्रैक्टिस करने लग गए जनक राजा, एक बार एक सन्यासी आए और सन्यासी ने राजा से कहा कि राजा मुझे विश्वास नहीं होता है कि आप इतने भौतिक सुख सुविधा के साधनों के बीच में रहते हुए भी डिटैच रह सकते हैं। हम सन्यासी हैं, हमने सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद भी हम मन से सन्यास नहीं कर पाते हैं। आप उन सब के अंदर रहते हुए आप डिटैच कैसे? क्या आप मुझे स्पष्ट कर सकेंगे? राजा ने कहा ठीक है, मैं आपके भाव को समझ रहा हूं, मैं उसको स्पष्ट अवश्य करूंगा, लेकिन अभी मैं थोड़े कारोबार में व्यस्त हूं। आप तब तक एक काम करें, मेरे महल का एक दूसरा हिस्सा है जो अभी बन रहा है, बहुत सुंदर कारीगरी वहां है, बहुत सुंदर म्यूजियम वहां बन रहा है, आप तब तक वो देख करके आइए, तब तक मैं भी अपने कारोबार से फ्री हो जाऊं, फिर हम आराम से बैठ के बातें करेंगे। लेकिन ध्यान रहे वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए वहां खिड़की दरवाजे लगे नहीं हैं, हवा की दिशा वही है, अंधेरा हो चुका है, इसलिए आपको एक दिया ले जाना होगा, दिए के सहारे सब देखना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि वो हवा के कारण दिया बुझ न जाए। सन्यासी ने कहा ठीक है। वो दिया को लेकर के गया सारे महल के दूसरी ओर, सारी कारीगरी को देख रहा था। देखने के बाद सारा देख करके जब वापस आए, राजा जनक भी अपने कारोबार से फ्री हो गए थे। राजा जनक ने सवाल पूछा, आपने देख लिया महल? कहा कैसा लगा? कहा बहुत सुंदर था। एक एक कारीगरी देखी आपने? कहा हाँ, सब बहुत सुंदर था। तब राजा जनक ने पूछा ध्यान कहाँ था? तब सन्यासी को महसूस हुआ कि ध्यान तो दिए पर ही था, कि दिया बुझ न जाए। तो सारा कुछ करने के बाद भी ध्यान दिए पर था, तो जो देख रहे थे उसके साथ वो लगाव नहीं था। कहने का भावार्थ ये है, दिस इज आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, कि जहां आप अपना कर्म कर रहे हैं वो कर्म करे भी, लेकिन इतना न्यारा होकर के वो कार्य करे जिससे एक प्यारा स्वतः बन जाए। और जहां आपके अंदर एक आत्मविश्वास और दृढ़ता है, तो सफलता कोई भी कैसा भी होपलेस केस क्यों ना हो, लेकिन आपकी दृढ़ता की शक्ति और आपकी डिटैचमेंट की पावर जो है वो होपलेस केस में भी होप डाल देंगी और उसको भी पुनः जीवित कर सकती है। कहने का भावार्थ यही है कि ABCD ऑफ सोशल स्किल्स अगर मैं कहूं तो एटीट्यूड सही हो, बैलेंस जीवन के अंदर हो, पारिवारिक जीवन, आपके प्रोफेशनल जीवन, सामाजिक जीवन और स्पिरिचुअल जीवन, ये 4 एरियाज हैं जहां आपको एक बैलेंस रख करके चलना जरूरी है। कंपैशन, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट ये जरूर हो, और साथ में डिटैचमेंट की कला हो, कमिटमेंट भी हो और डिटैचमेंट भी हो और दृढ़ता भी हो। यही सोशल स्किल्स, ये कलाएं अगर यहां से सीख ली जाए
क्योंकि यही कला यहाँ पर सिखाई जाती है। ये आपके मेडिकल कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आपको सीखने को नहीं मिलती है, कोई कॉन्फ्रेंसेस में सीखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये कला प्रत्यक्ष आप यहाँ पर एक एक चीज का अवलोकन करते हैं, सुनते हैं, और जब समझते हैं उस गुह्य गति को, तो समझते हुए उसको जीवन में ले आना बहुत सरल हो जाता है। वो चीज है अंदर में, इसलिए कहा सोशल स्किल्स माना व्यवहारिक कुशलता। वो व्यवहारिक कुशलता हर एक व्यक्ति के भीतर है। ये चारों चीज, वही 7 गुण जो सुबह में आपको बताए गए, उसी के ही कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग रूप से, अलग अलग भाव से। बेसिक में वो 7 गुण अगर विकसित है तो ये सारी कलाएं, ये सारी स्किल्स डेवलप करना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके आधार पर आप अपने कारोबार को करते हुए मेंटली इतने लाइट रह सकते हैं। नहीं तो जैसे सवेरे चोपड़ा जी भी कह रहे थे, और जब हमारे से पर्सनल बैठे थे तभी भी हमें सुना रहे थे कि आजकल डॉक्टर्स को भी इतना हार्ट अटैक्स आने लगे हैं। डॉक्टर है लेकिन इतना स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस क्यों हो गया? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं बैलेंस की कमी है, इसलिए स्ट्रेस हो गया है। तो भावार्थ यही है कि आज अगर डॉक्टर्स पेशेंट्स को ट्रीट करते करते खुद पेशेंट बन जाते हैं, क्योंकि शायद ये जो स्किल्स है वो स्किल्स को जीवन के अंदर टैप नहीं की गई है, उसको बाहर लाया नहीं गया है। और व्यवहारिक कुशलता अगर व्यक्ति के अंदर आ जाए तो वही सच्चा कर्म योगी जीवन जो गीता में वर्णन किया गया है, कि वो कर्म योगी जीवन जहाँ लाइटनेस भी रहे और साथ साथ अपने कर्तव्य को भी पूरी तरह करे, तो बहुत सुंदर समन्वय एक जीवन के अंदर आ जाए और बहुत सुंदर जीवन जी सकते हैं। इसी को ही तो दूसरे शब्द में कहेंगे कि आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की सही कला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर उषा बहन जी। मैं समझती हूँ आप सबके अंदर भी ये सुन करके बहुत से मन में भाव जागृत हुए होंगे, जो कहीं ना कहीं आपके दिलों में छुपे हुए होंगे, वो उभर कर बाहर आ गए होंगे। आप सब यहाँ पर 2 दिन हो गए आपको आए हुए, और मैं देख रही हूँ कि आप सबके चेहरों पर एक अलग सी मुस्कान है, एक खुशी है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि यहाँ परमात्मा के घर में आपको जो ये खुशी मिली है, सब खुश है ना? कोई है ऐसा जो कहे मैं यहाँ खुश नहीं हूँ? मैं नहीं समझती हूँ कि आप अपने ही घर में बैठे हैं और सब खुश हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ से जो खुशी बिटोर कर लेके जा रहे हैं, तो जहाँ जाएं वहाँ खुले दिल से ये खुशी जरूर बांटिएगा, क्योंकि कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं और खुशी जैसी दवा नहीं। इसलिए आज देखो कि लोगों के जीवन में खुशी नहीं है तो लॉफिंग क्लब बना दिए हैं। हम सुबह वॉक करने जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ गार्डन में सब जोर जोर से हंस रहे होते हैं। तो माना आज खुशी इतनी महंगी हो गई है कि खुशी माना खुश रहने के लिए भी लोग लॉफिंग क्लब माना पैसा दे करके वो क्लब ज्वाइन करते हैं ताकि हम खुश रहें। तो दुनिया की ये हालत हो गई है, तो क्यों ना हम सब मिल कर के ये बेड़ा उठाएं कि कम से कम हमारे संपर्क में जो आए उसको हम थोड़ी खुशी, एक स्माइल तो पास कर सकते हैं। क्योंकि आप सबके सामने जो भी पेशेंट्स आते हैं उनके अंदर एक युद्ध चल रहा होता है। वे जीवन से निराश हो चुके होते हैं और उनके जो संबंधी होते हैं उनके अंदर भी नाउम्मीदी होती है। और आप जानते हैं कि गीता में जो
वर्णित युद्ध है उसमें दिखाया गया है कि श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम युद्ध कर। तो यहाँ भी आप सबको क्या करना है कि अपने पेशेंट को मोटिवेट करना है कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे। तुम ये भी एक उसके अंदर युद्ध चल रहा है। और श्री कृष्ण को कितना समय लगा अर्जुन को मोटिवेट करने में? 18 अध्याय, कितने लंबे चौड़ा अध्याय है कि जिसके कारण उन्होंने अर्जुन को मोटिवेट किया कि नहीं तुम ये युद्ध करो। तो मैं समझती हूँ कि यही अगर हम सेवा करें कि जो जीवन से निराश है, जो दुखी है, अशांत है, उसके अंदर एक उम्मीद पैदा कर दे, तो इस जैसी कोई सेवा नहीं। क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे जीवन में 4 प्रकार से परिस्थितियां आती हैं, तन, मन, धन और जन। तो उसमें सबसे डिफिकल्ट होती है तन से। तन की बीमारी जब किसी के सामने आती है तो वो पेन बहुत मुश्किल होता है, उस पेन को सहन करना और आगे बढ़ना। तो मैं समझती हूँ कि इस फील्ड में आप सबका सहयोग एक सोसाइटी को बहुत हेल्प